कहानी मेघ एक श्राप एपिसोड 5। रुद्र दरवाजे के पास पहुंच चुका था। रुद्र के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। रुद्र जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सब लोग ये जानने के लिए उत्साहित हो जाते हैं कि कौन है गेट पर। रुद्र को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके सामने दुबली पतली तन्वी खड़ी थी, जिसने सफ़ेद कुर्ती पहनी हुई थी और गले में काला स्कार्फ पहना हुआ था। कानों में छोटे छोटे झुमके और माथे पे छोटी सी बिंदी। अपने हाथों में पिंक कलर का बैग पकड़े हुए, जिसमें उसका सामान रखा हुआ था। पूरे 4 साल बाद रुद्र तन्वी को देख रहा था। वही रूप, वही रंग, वही श्रृंगार। उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। तन्वी भी रुद्र को देखे जा रही थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों ही अपने कॉलेज के दिनों में खो गए हो। दोनों ही अपने एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। कौन है बेटा, कौन आया इतनी रात को? रुद्र की माँ ने कहा। माँ, तन्वी आई है। जब रुद्र के दोस्तों ने यह सुना तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो आएगी। कौन तन्वी बेटा? माँ, वो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। अच्छा, रुद्र की माँ ने कहा। अब तुम तन्वी को ताकते ही रहोगे या अंदर भी बुलाओगे? अनन्या ने कहा। अरे हाँ, बुला रहा हूँ, मैं भूल गया था। आओ आओ तन्वी, अंदर आओ, रुद्र ने अकलाते हुए कहा। तन्वी घर के अंदर आती है। तुम कैसी हो तन्वी? समीर ने कहा। मैं ठीक हूँ समीर। तुम इतनी रात में क्यों आई? दिन में क्यों नहीं आई? अनन्या ने कहा। वो मेरी ट्रेन समता एक्सप्रेस लेट हो गई थी, फिर मैं भगत की कोठी से आई तो मुझे लेट हो गया। अच्छा, फिर स्टेशन से इतनी रात में अकेली कैसे आई? रुद्र की माँ ने पूछा। वो स्टेशन से मुझे एक ऑटो मिल गया था, वो मेरे को दास गांव तक छोड़ दिया। और फिर दास गांव से बलमा टोला कैसे आई? बलमा टोला और दास गांव के बीच का रास्ता 40 किलोमीटर का है, आयशा ने कहा। तन्वी बोली, दास गांव में मुझे खड़े खड़े बहुत देर हो गई थी। मुझे कोई ऑटो नज़र ही नहीं आ रही थी। 8 बजे रात के मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे रात के 12 बज गए हो। तन्वी अपनी बात पूरी करती उससे पहले समीर बात काटते हुए बोला, तो क्या तुम इतने दूर पैदल चल के आई हो? समीर की बात सुनकर तन्वी हंसने लगती है और बोलती है, मुझे मरना थोड़ी है इतनी दूर पैदल चलकर। वो मैं जब दास गांव में खड़ी थी तो मुझे एक अंकल दिख गए। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हें कहाँ जाना है? तो मैंने उनको बताया कि मुझे बलमा टोला जाना है। तो वो बोले, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो मैं उनके साथ आ गई। क्या बात कर रही हो? क्या नाम था उस आदमी का? आयशा ने कहा। वो तो मैंने पूछा ही नहीं, पर उनकी बाइक पर बिरजू लिखा हुआ था। शायद यही नाम हो उसका। क्या बिरजू? बिरजू? सबने हैरानी से कहा। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, किसका साया लिए ही अपने साथ? आयशा ने चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ? आप सब लोग ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जिस बिरजू की बात तुम कर रही हो, उस बिरजू को उस औरत ने 17 साल पहले जलाकर मार दिया था, संतोष ने कहा। क्या? तुम यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ, आयशा ने इतना कहा और वो रसोई घर की तरफ चली गई। आयशा रसोई घर में से जल्दी जल्दी 4 आखी मिर्चें लेती हैं और 7 राई के दाने और फिर कुछ चिपटी नमक लेकर जल्दी जल्दी उन लोगों के पास जाती है। तन्वी अभी भी वहीं खड़ी थी जहां वो पहले खड़ी थी। आयशा तन्वी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने हाथ में नमक, मिर्ची और राई के दाने से उसकी नज़र उतारने लग जाती है। जब आयशा ने उसकी नज़र पहली बार उतारी तो सब उसको घूरने लगते हैं। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आयशा ये क्या कर रही है। तन्वी पसीने से भीग जाती है। आयशा तन्वी के सर के ऊपर से 7 बार हाथ घुमाती है और जब 7 बार हो जाता है तो वो रसोई घर की तरफ जाती है और फिर उसको जला देती है। ये सब क्या था? अनन्या ने कहा। यह उतारा है। कहा जाता है कि ऐसे नज़र उतारने से आपके पीछे पीछे जो बुरी शक्ति आई हैं वो चली जाती है।
यार इस गांव में कितना अंधविश्वास भरा पड़ा है, अनन्या ने कहा। जैसे ही ये बात अनन्या ने कही तो आयशा रसोई में से आ जाती हैं और उन्होंने सुना तो बोली, क्या अंधविश्वास? क्या अंधविश्वास? तो जाके देखो रसोई में, तुम्हें भी पता होगा। और राई और मिर्ची जलने से खेप आती हैं, और इसमें से एक भी खेप क्यों नहीं आई? आयशा अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, अब पता नहीं ये कौन सी बला लेके आई ये लड़की। तन्वी बेटा, तुम हमें कॉल भी तो कर सकती थी, हम भेज देते किसी को लेने, रुद्र की माँ ने कहा। वो आंटी जी, मैं जब भी सफ़र करती हूँ ट्रेन में तो मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है। मेरी मोबाइल की बैटरी दास गांव में ही ख़त्म हो गई थी, और फिर वहाँ मुझे कोई मोबाइल कनेक्शन ही नहीं मिला जहाँ मैं मोबाइल चार्ज कर सकती थी। वहाँ पर कोई भी दुकान खुली नहीं थी। कोई बात नहीं बेटा, पर आगे से ध्यान रखना, तुम्हें पता नहीं है हमारे गांव में क्या क्या होता है। चलो अब तुम थक गई होगी, आराम कर लो। इतना कहकर रुद्र की माँ अपने कमरे में चली जाती है। रुद्र की माँ के कमरे के जाने के बाद आयशा, स्वाति और संतोष भी अपने कमरे में चले जाते हैं। पीयूष ने बात को गंभीरता को समझते हुए, तुम तो वैसी की वैसी दिखती हो तन्वी, जरा सा भी नहीं बदली, जैसे कॉलेज के समय में रहती थी। सूट वही, गले में इसका वही, पहनने का तरीका, कैसे बदलती यार। वक्त और हालात ने मुझे बदलने ही नहीं दिया। वैसे भी ये रिश्ते थोड़ी है जो पल में बदल जाए। तन्वी की बात सुनकर समीर समझ जाता है कि यह तंज रुद्र के लिए कहा गया है। समीर बात को बदलते हुए कहता है, वैसे तन्वी, तुम ये बात बताओ कि तुम हमेशा ये स्कार्फ गले में क्यों पहने रखती हो? कॉलेज के दिनों में और यहाँ तक कि तुम्हारे फेयरवेल के दिनों में भी ये पहन रखा था। क्या राज है इस स्कार्फ का? तन्वीर ने अपने स्कार्फ को ठीक करते हुए कहा, बस आदत है, और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं थोड़ी अपनी पसंद इंसानों की तरह बदलती नहीं, जो बस एक बार जिसे अपना लिया तो उसे अपना लिया, और जिसे एक बार ठुकरा दिया तो बस ठुकरा दिया। हाँ सही कहा, कोई प्यार के लिए सब कुछ ठुकरा देता है और कोई दुनिया के लिए सब कुछ ठुकरा देता है। अनन्या ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा, वैसे तुम लोगों को ताने ही देने थे तो मोबाइल पर ही दे देते, एक दूसरे के सामने आकर देने की क्या जरूरत थी? अनन्या ने कहा, वो किसी का सामान छूट गया था कई सालों से, तो वही वापस करने आई हूँ। वैसे आजकल क्या कर रही हो तुम? पीयूष ने पूछा। मैं रायपुर में अडानी पावर प्लांट है ना, वहाँ पर जॉब करती हूँ। यार रुद्र और तुम दोनों का बढ़िया है, दोनों ही वैज्ञानिक इंजीनियर बने हो और उसी प्रोजेक्ट पर काम करते हो। हमारी तरह तुम ना कोई फोटोग्राफर, ना कोई राइटर, और कोई पीयूष की तरह नल्ला, अनन्या ने कहा। अनन्या की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। यार तुम्हें याद है जब कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा था तो तेरा और मेरा अलग ग्रुप था और इस मोटे और समीर का अलग ग्रुप था, और ये दोनों पुराने भोपाल की गलियों से मेजर स्टेप खरीद कर लाए थे और पकड़े गए थे, और प्रिंसिपल सर ने झट से पकड़ लिया था। वो भी क्या दिन थे यार। वैसे तुम्हें पता है एसडी सर ने तुम्हारी और रुद्र की ही तारीफ की थी, तुम दोनों का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था। हाँ, ऐसी कार जो गलती से पानी में डूब जाए तो अपने आप ऊपर आ जाए, और हाँ, शराब पीकर कोई गाड़ी चलाना चाहे तो उसका दरवाज़ा भी ना खुले, और हाँ, स्पीड लिमिट भी था। वैसे तुम्हारा क्या प्रोजेक्ट था? मैं भूल गई, बताना ज़रा मुझे। छोड़ना अनन्या, नई पुरानी बातों को याद करने से थोड़ी ना लौट कर आती है, बस दर्द ही देती है। इससे बेहतर है कि उस यादों में बचे लोगों को ही भुला दिया जाए, तो इसी में सबका भला है। तन्वी ने कहा। रुद्र ने बात बदलते हुए कहा, अब बातें हो गई तो हो गई, अब सो जाएं? बाकी बातें सुबह भी तो हो सकती हैं। अनन्या, तुम और तन्वी ऊपर वाले रूम में सोने चले जाओ। ऊपर वाले कमरे में क्यों? अभी कुछ समय पहले तो हम लोग सभी साथ में सो रहे थे ना। तुमने ही तो कहा था बहुत दिनों बाद मिले तो कुछ बातें ही हो जाएगी। क्यों, तुम्हें तन्वी से बात नहीं करनी क्या? जब मेरे पास वक्त था तब मेरे से बात करने का किसी के पास वक्त नहीं था, और वैसे भी अब बात करने का वक्त निकल चुका है, रुद्र ने कहा। पर तन्वी रुद्र की बातों का कुछ जवाब नहीं देती।
यार तुम दोनों और तुम दोनों की बातें मुझे कभी समझ में नहीं आएगी। दोनों हो के हो जिद्दी, पर क्या करो, तुम हो तो मेरे दोस्त ही ना। दोनों को छोड़ भी नहीं सकती, अनन्या ने कहा। रुद्र सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। चलो अनन्या, मैं तुम्हें रूम दिखा देता हूँ। रुद्र के पीछे पीछे अनन्या और तन्वी जाने लगते हैं और समीर और पीयूष वापस से सोने लगते हैं। तन्वी रुद्र के पीछे पीछे जाने लगती है, तभी पीयूष तन्वी को रोकता है। रुको तन्वी। तन्वी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना पीयूष। पीयूष घबराते हुए कहता है। जब तुम दास गांव से यहाँ आ रही थी, जिसने तुम्हें लिफ्ट दी, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं, वो तो मैंने नहीं देखा। उसने अपने चेहरे को कवर कर रखा था और ऊपर से इतना अंधेरा था कि मैं कुछ देख ही नहीं पाई। अच्छा कोई बात नहीं। तन्वी अपना बैग उठाती है और सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। तन्वी अभी 2 ही सीढ़ियाँ चढ़ी थी कि रुक कर पीछे पलटती है और कहती है, पीयूष, याद आया। पीयूष पीछे पलट कर देखता है और कहता है, क्या? वो मैंने उन अंकल का हाथ देखा था, वो जला हुआ था। ये सुनकर पीयूष को साफ सूंघ जाता है। वो चुपचाप खड़ा रहता है। पीयूष को चुप देखकर तन्वी पूछती है, क्या हुआ पीयूष? तुम इस तरह चुप कैसे हो गए? पीयूष थोड़ी देर रुक कर कहता है, कुछ नहीं। अब आगे की कहानी मिलेगी अगले भाग। हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।